मानकर साहब, एक बात हम भी आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि इस समय हाथरस में जो घटना घटित हुई, और इससे पहले भी जो घटनाएं घटित होती रही है। हाथरस के बाद बलरामपुर में हुई, बलरामपुर के बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में भी ये घटनाएं हुई। रोज़मर्रा के आंकड़े भी ये बताते हैं कि इस तरह की घटनाएं रोज़ होती है, महिला अत्याचार का शिकार होती है। लेकिन एक बात जो हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक अम्बेडकरेट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट के नाते हम इस बात को इस दृष्टि में भी समझने का प्रयास कर रहेंगे कि इस समय में जब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट ने एक हलफनामा दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो लोग इस हाथरस केस में जैसे मोर्चा निकाल रहे हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई वहाँ जो उत्पीड़न हुआ, जो उस परिवार पर अत्याचार हुआ, लड़की पर अत्याचार हुआ, इसमें न्याय मिले, और इस न्याय के लिए वो जो गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने हलफनामा ये दायर किया है कि इन सब में एक साजिश है, वो सरकार के खिलाफ है, और सरकार को और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या फिर जो जो पार्टियां भीम आर्मी जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, और बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशंस जो इस पूरे घटना पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें साजिश है? क्योंकि हम लोग ये साजिश का जो नेचर है, ये नेचर पिछले दिनों से देख रहे हैं। आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये राजनीति है या फिर ये वास्तव भी है? देखिए, सबसे पहले तो मनीषा वाल्मीकि जिनका जो है वो यौन शोषण करके बाद में हत्या की गई, और फिर हॉस्पिटल में उनका डेथ हुआ, और उनका एक बहुत ही संशयास्पद तरीके से जो है खुद पुलिस ने जो, और वहाँ का जिला प्रशासन है, उसने उसका अंतिम संस्कार किया रात के अंधेरे में। उसको मैं कंडेम करता हूँ, फैमिली को सांत्वना देता हूँ, और ऐसे समय में मानवता के लिहाज से जो है हम सब लोगों ने वो परिवार के साथ रहना चाहिए, ये मैं पहले सांत्वना उस परिवार के साथ देता हूँ। देखिए, जहाँ तक एट्रॉसिटीज़ का सवाल है, चाहे वो रेप केसेस हो या मर्डर्स हो या और तरह की एट्रॉसिटीज़ हो, तो एट्रॉसिटी तो होती ही जाति के आधार पे है, ये सबसे पहला फैक्ट है। और इसको तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, चाहे आर्टिकल 17 के अंदर में हो, चाहे फिर रिजर्वेशंस के जो प्रोविजंस है आर्टिकल 16 के है या 15(4) के है, 16(4) के, उसमें मैं इसको माना है इस बात को। और एट्रॉसिटीज़ एक्ट स्वयं इस बात को मानता है कि जाति के आधार पर जो है वो एट्रॉसिटीज़ होती है। तो ये जो एट्रॉसिटीज़ हो रही है, अभी अगर एनसीबीआर का डेटा यदि हम देखते हैं होम मिनिस्ट्री का, तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली, थोड़ा सा बिहार में जो है, और हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा जो एट्रॉसिटीज़ का जो परसेंटेज है, प्रमाण है, और रेप केसेस का, वो बढ़ रहा है। और यूपी में ये सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और राजस्थान में बढ़ रहा है। तो जब रेप केसेस हो रही है और एट्रॉसिटीज़ एक्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पे डालता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे डालता है, इंक्लूडिंग द पुलिस अथॉरिटीज़, तो उसको रोकने में योगी सरकार जो है वो विफल हुई है। पहला पॉइंट है जिसको समझना चाहिए। यदि योगी गवर्नमेंट यदि ठीक से एट्रॉसिटीज़ एक्ट के दायरे में काम करती या संविधान मानव अधिकार की बाकी पॉलिसीज़ में काम करती, तो एट्रॉसिटीज़ का जो प्रमाण है, परसेंटेज, वो नीचे आया रहता यूपी के अंदर में। तो मैं समझता हूँ पहली ये बात तो जो है योगी गवर्नमेंट का फेलियर है। और दूसरी बात जो है, यहाँ जो एट्रॉसिटीज़ हुई है, वहाँ वो कम्युनिटीज़ ने एट्रॉसिटीज़ की है, जो शेड्यूल कास्ट की एक कम्युनिटी है, वाल्मीकि कम्युनिटी की लड़की थी, और करने वाले जनरल कैटेगरी के जो है उसी कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी से योगी आते हैं। और फिर जिस तरह से 15-20 दिन इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास हुआ, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि एट्रॉसिटी में जब एफआईआर लिखी जाती है तो कास्ट तो मेंशन ही होता है। तो इस बात को तो ज़रूर देखा जाएगा कि भाई कौन से कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने ये एट्रॉसिटी की है। तो ये बात तो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो तो अपने दायरे में, लॉ के दायरे में रह के इस बात को तो बोलेंगे ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को लेकर योगी गवर्नमेंट को ये कहना कि भाई ये षड्यंत्र कर रहे हैं और जाति का वायलेंस भड़का रहे हैं, ये सही नहीं है, संयुक्तिक नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लोग न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को सप्रेस करने के लिए काउंटर केसेस फाइल की जाए, चाहे फिर कोरोना के छोटे रूल्स ब्रेक हुए उसको लेके 144 की हो, या सिडेशन अगेंस्ट द स्टेट जो है, या आईटी एक्ट के अंदर में जो है, ये एक मैकेनिज्म हमने देखा कि ये जो है बीजेपी की गवर्नमेंट जानबूझ के करती है ताकि न्याय मांगने वाले लोग जो है बड़े लेवल पर न्याय मांगने के लिए ना आए। और बीजेपी गवर्नमेंट का जो फेलियर है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए, वो जो है एक पब्लिक डिस्कोर्स ना बने देश के अंदर में, ये बीजेपी की गवर्नमेंट्स हर जगह करती है। और उसी मानसिकता के तहत, वही मेथोडोलॉजी के तहत योगी गवर्नमेंट ने
इस तरह का खुद ही रिपोर्ट्स बुलाई सीआईडी की और उसके लोकल एलआईबी डिपार्टमेंट्स की, और कह दिया कि भाई इस तरह का षड्यंत्र है, और काउंटर केसेस फाइल करना स्टार्ट की। पुलिस का फोर्स लगा के अगर ये अंत्य संस्कार हो सकता है तो पुलिस का फोर्स लगा के दिन में अंत्य संस्कार क्यों नहीं हो सकता है? आपको क्या लगता है ये? देखिए, स्टेट का जो पावर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोरोना बंदी में पूरे देश को बंद किया जा सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर के पास इतना पावर होता है कि वो उस पूरे एरिया को जो है वो सील करके भी विधिवत तौर पे अंतिम संस्कार कर सकती थी। तो मुझे लगता है ये केवल एक बहाना है। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो है वो 15 दिन जो हॉस्पिटल में रही, और उनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन जो पहले दिन से की जानी चाहिए। देखिए, यौन शोषण में, रेप केसेस में जब तक आपके जो डीएनए और जो जेनेटिक टेस्ट है, जो सीमेंट टेस्ट वगैरह है, वो यदि ना हो तो प्रूव ही नहीं करना मुश्किल हो जाता है। अब 11 दिन के बाद में यदि आप उसकी फॉरेंसिक टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको रेप केस का जो एविडेंस है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और उसके बाद में जब डेथ के बाद में जो प्रॉपर फॉरेंसिक जो है वो एग्जामिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो ना करते हुए रात को जाकर जो है आनन फानन में ये करना और उसको जला देना, तो मैं समझता हूँ कि ये एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने का ये कृत्य है। और इसका जो जांच है, जब तक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो है वो न्यूट्रल जांच इसमें नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई भी इसमें इफेक्टिवली जांच नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीबीआई भी जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में है, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर में है, और यूपी में भी जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो सीपीआई को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब तक जैसे करप्शन के केस में या ब्लैक मनी के केसेस में जब तक एसआईटी जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में, वहाँ न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तब तक इसका सत्य जो है वो ऊपर आना जो है वो संभव नहीं लगता है मुझे। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो अन्याय है, अत्याचार है, यौन उत्पीड़न है, शोषण है, इसका एक परमानेंट रेमेडी क्या हो सकता है? देखिए, 2 तरह की रेमेडीज़ है जिसको परमानेंट मैं मानता हूँ। एक जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और पॉलिसीज़ का इशू है। 2 है एक भारत के लोगों के अंदर में बदलाव लाना। ऐसे 2 परमानेंट रेमेडीज़ है, और दोनों रेमेडीज़ को मैं शॉर्ट में ये कहूँगा कि जब तक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, एट्रोसिटीज़ एक्ट को फर्दर अमेंड करके लॉ ऑफ रिपेरेशन एंड लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन को नहीं लाया जाता, और तीसरा इसके अंदर और प्रोविजन नहीं लाया जाता कि अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अगर इस तरह के जानबूझ के अगर कृत्य करे तो उनको केवल सस्पेंड करना ये पर्याप्त नहीं है, उनके ऊपर प्रॉपर एफआईआर होकर, और वो एफआईआर ज़रूरी नहीं कि परिवार वाले डाले, खुद जो है वो स्टेट उसका एफआईआर करे या सुओमोटो कॉग्निजेंस कोर्ट्स ले और उसके ऊपर एफआईआर हो, और उनको क्रिमिनल जो है वो प्रोसिक्यूशन हो, पुलिस अथॉरिटीज़ को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या कोई भी अधिकारी हो। और जो जिस व्यक्ति ने इस तरह का अपराध किया है, केवल उसको सजा होना काफ़ी नहीं, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से जो है उसको सेल आउट करके वो पैसा जो पीड़ित परिवार है उसको मिलना चाहिए, जिसको लॉ ऑफ रिपेरेशन किया जाता है, कहा जाता है। जब तक ये प्रोविजंस ह्यूमन राइट्स के संविधान में और एट्रोसिटीज़ एक्ट में नहीं आएंगे, और साथ में जो दूसरी पॉलिसीज़ है रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन को बढ़ाने की, लैंड रिफॉर्म्स की, तब तक के जो है एट्रोसिटी कम देश में नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि हम प्रकृति में इंसान हैं, प्रकृति में हम सभी इंसान करके पैदा हुए, और इसलिए जो ये जाति की अवधारणा है ये अवैज्ञानिक है, अनैसर्गिक है और अमानवीय है। लेकिन जब तक भारत के लोग विज्ञान को नहीं समझेंगे, मानवता को नहीं समझेंगे, देखिए एक फैमिली में जहाँ क्रिमिनल पैदा होता है, एक क्रिमिनल इतना घिनौना क्रिमिनल पैदा हो रहा है, आज 20 साल 25 साल का 30 साल का वो व्यक्ति हो गया और वो जाकर क्राइम कर रहा है दूसरे के साथ में, तो उस परिवार को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने उसको क्या शिक्षा दी, उसको उन्होंने क्या पढ़ाया, उसको जो है कैसा सपोर्ट किया, किन किन बातों में सही या गलत। वैसे तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी परिवार में यदि मेरे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हो रहा है तो मुझे ज़रूर ये सोचने की ज़रूरत है कि मैंने इतने साल में वो चीज़ें उसको सुधारने के लिए क्या किया। तो जब तक हम विज्ञान को नहीं समझेंगे, मानवता को नहीं समझेंगे, तब तक भारत के समाज में जो है, भारतीय समाज में बदलाव नहीं आएगा। और जब तक ह्यूमन राइट्स और ये सब बातें जो मैंने कही, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ की, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ की, जब तक वो संविधान बाकी लॉज और इंस्टीट्यूशंस में नहीं आती, एट्रोसिटीज़ को रिड्यूस करना भारत में जो है वो पॉसिबल नहीं है। और जब भारत के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हो जाएंगे, मानवता को अडॉप्ट करेंगे, तब जाके कास्ट नहीं सी होगी इंडिया के अंदर। मानवता को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और मानवता को प्रैक्टिसिंग भी करने की ज़रूरत है। हम हाथरस केस के परिप्रेक्ष्य में बातचीत कर रहे थे अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर साहब के साथ।